उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में 22 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खास हिदायत दी गई है। अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से आज के लिए भारी बारिश, आंधी तूफान, चट्टाने गिरने और पेड़ उखड़ने के साथ ही जलभराव का भी पूर्वानुमान जताया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने हिमाचल के शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मैदानी इलाकों में फ्लैश फ्लड और जलभराव को लेकर भी चेतावनी दी गई है। वहीं बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, इसलिए सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी दी गई है। तो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी हुआ है, यानी तेज बारिश की चेतावनी है। आंधी तूफान का भी अलर्ट है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खासतौर पर हिदायत दी गई है। अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग की ओर से पहले भी पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के लिए ये पूर्वानुमान जताया गया है। तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कहा गया है कि वो खासतौर पर सावधानी बरतें। फ्लैश फ्लड की भी आशंका है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा इस वक्त तेज बारिश की आशंका है। आंधी तूफान का अलर्ट है। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है। पूर्वानुमान जताया गया है। 22 जुलाई तक कहा जा रहा है किसी तरीके से मौसम बिगड़ा रहेगा। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। जो पर्यटक हिमाचल जाते हैं खासतौर से उन्हें हिदायत दी गई है कि अनावश्यक यात्रा ना करें। जो दुर्गम रास्ते हैं जहां चेतावनी बोर्ड लगे होते हैं खासतौर से वहां से आप दूरी बनाकर रखें। 22 जुलाई तक हिमाचल में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। तो मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। हिमाचल के कई जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है। तो येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बांधों से पानी छोड़ा जा सकता है जहां बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। इसलिए पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर लोगों को शिफ्ट होने की सलाह दी गई है। जीवन कुमार संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीवन, क्या मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है? कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से जिले हिमाचल के जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, आईएमडी शिमला द्वारा जो पूर्वानुमान कहा गया है, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना, यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि भूस्खलन और जलभराव की स्थितियां प्रदेश में पैदा हो सकती हैं, इसलिए जो नदी नाले हैं उनके पास ना जाएं। और अगर कोई आपदा की स्थिति बनती है तो जिला प्रशासन या लोकल प्रशासन या फिर 1077 या 1070 इस टोल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपदा के समय कोई भी सहायता के लिए अगर आपको जरूरत है वो मिल सकती है। जी बिल्कुल जीवन, इसके साथ ही ये भी बताएं कि पर्यटकों के लिए क्या हिदायत है और क्या एडवाइजरी जारी हुई है? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा सा प्रश्न किया। कहा गया है आईएमडी शिमला द्वारा कि अनावश्यक यात्रा ना करें, खासकर उन पर्यटकों के लिए जो कि ऊपरी हिमाचल के लिए घूमने निकले हैं। उनको कहा गया है कि आप ब्लैक स्पॉट पे ना जाएं और नदी नालों के पास ना जाएं और किसी भी प्रकार का जोखिम ना लें। ये पर्यटकों के लिए खास अपील की गई है आईएमडी शिमला द्वारा। बिल्कुल जीवन, 22 जुलाई तक कहा जा रहा है कि जो मौसम है बिगड़ा रहेगा। अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, 3 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में बारिश शुरू है। प्रदेश में विजिबिलिटी कम है इस वक्त और भारी बारिश का अंदेशा जो पूर्वानुमान कहा गया है उसके अनुसार चल रहा है और वैसी स्थितियां बन गई हैं। और बिल्कुल सरकार ने भी बताया है कि किसी भी प्रकार की आपदा के लिए आपको सचेत रहना होगा और कोई भी इस तरह की अगर कोई स्थिति बनती है तो सरकार को जरूर सूचित करें। जी, प्रशासन की ओर से कितनी मुस्तैदी दिखाई जा रही है, किस तरीके से अलर्ट है और साथ में आपदा टीमों को क्या सलाह दी गई है? देखिए,
जो आपदा टीमें हैं वो जगह जगह तैनात कर दी गई हैं। जो ब्लैक स्पॉट है, नदी के किनारे हैं या ऐसे पर्यटक स्थल है जहां पर जोखिम हो सकता है, वहां पर प्रदेश सरकार ने, खासकर जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, उन्होंने टीमें वहां पर मुस्तैद कर रखी हैं। आपदा प्रबंधन टीमें भी मौजूद हैं हर जगह पर जहां पर ब्लैक स्पॉट है इस तरह के, और सरकार पूरी तरह से ये मुस्तैद है और लोगों को ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि आपको सुरक्षित स्थान पर ही रहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीवन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में 22 जुलाई तक मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी है। एक और अहम जानकारी, हिमाचल में सुक्खू सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी को लेकर मुस्तैद है। राज्य सरकार ब्लॉक स्तर तक सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में काम कर रही है ताकि लोगों के इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख उन्हें ना करना पड़े। इसी कड़ी में सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 8 अस्पतालों में 1.5 टेस्ला MRI मशीनें लगाई जाएंगी और 5 अस्पतालों में डिजिटल मैमोग्राफी भी शुरू होगी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 8 अस्पतालों में सुविधाओं की बात कही जा रही है। MRI मशीनें यहां पर लगाई जाएंगी, मैमोग्राफी शुरू होगी और इसके साथ ही जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उन्हें दूर दराज इलाके में नहीं जाना पड़ेगा और उनके लिए यहां पर सुविधाएं देने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। तो सुक्खू सरकार की ओर से ये बड़ा ऐलान हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 अस्पतालों में डिजिटल मैमोग्राफी शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को तमाम जो असुविधाएं होती हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार की ओर से इन अस्पतालों में ये सेवाएं, ये सुविधाएं शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 8 अस्पतालों में कहा जा रहा है कि MRI की मशीनें उपलब्ध होंगी और 5 अस्पताल मुख्यमंत्री जी ने इसको समय समझते हुए इस फैसले को लिया है। हम चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे ये सारा सिस्टम हो। बेसिकली कमला नेहरू हॉस्पिटल जो है द पार्ट ऑफ IGMC। अब इसके 2 कैंपस होने की वजह से लोगों को परेशानी, शिमला में ट्रैफिक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या, वहाँ पहुँचना लोगों को, तो ये अभी लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा जो हमारी डॉक्टर्स फैटर्निटी है उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2, 4, 6 महीनों में इसके परिणाम बहुत अच्छे होने वाले हैं। और अब खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां खेत में बने पॉली हाउस में सिंचाई के लिए टैंक में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नवीन टैंक में नहाने के लिए ये युवक उतरा था। इसी दौरान वो गहरे पानी में फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। मृतक की शिनाख्त भैंसी माजरा गांव के पूर्व सरपंच के भतीजे नवीन के तौर पर हुई। मौके पर पुलिस पहुंची। गोताखोरों की मदद से नवीन का शव बाहर निकाला गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शुरुआती जांच में नवीन की मौत का कारण हादसा ही माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तो खेत में सिंचाई के लिए जो टैंक बना था उसमें डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। पूर्व सरपंच के भतीजे के रूप में उसकी शिनाख्त हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शुरुआत में इसे हादसा ही माना जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां खेत में सिंचाई के लिए एक खास टैंक बनाया गया था, जहां पर नहाने के दौरान युवक की मौत हो गई है। पानी के टैंक में डूबने से उसकी जान चली गई। फिलहाल शव को बाहर निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसके जरिए और खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल भैंसी माजरा तो एक कॉल आई थी कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਈਕ ਮਿਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। तुरंत टीम ना पहुंची और मैं 7-8 मिनट के सर्च दौरान वो जो बाई है भैंसी माजरे वाला उसकी बॉडी बरामद कर ली है। मौके पर डायल 112 भेवा पुलिस और परिवार के सारे लोग मौजूद ने। फिलहाल जो बॉडी कड्डी उन्होंने कुरुक्षेत्र LNJP हॉस्पिटल रैफर कर दिता। खबर हरियाणा के लोहारू से है, जहां कांग्रेस विधायक राजवीर सिंह ने युवाओं से एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने युवाओं से संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की अपील की है। साथ में उन्होंने पेपर लीक, कानून व्यवस्था, किसान आंदोलन और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे विवादों को लेकर व्यापक जन आंदोलन की जरूरत का जिक्र किया है। इसके साथ ही सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि दिल्ली आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस युवाओं के लिए जिला ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
तो सरकार जन आंदोलनों की अनदेखी कर रही है, यह आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। युवाओं से अपील की जा रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से वो संघर्ष करें, अधिकारों के लिए एकजुट होने का आह्वान हुआ है। हरियाणा के भिवानी में एक कार्यक्रम जहां कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं, युवाओं को एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। सरकार पर आरोप है कि वो आमजन की अनदेखी कर रही है, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। और मैं तो यही बात कहता हूँ कि दिल्ली में जो धरना चल रहा है, कुछ साथियों ने अभी बताया कि हम भी वहां पर जाकर के आए हैं, तो आज राहुल गांधी जी का साथ देने का मौका है। सभी नौजवान साथियों से मैं तो यही निवेदन करता हूं कि भाई जहां पर भी मौका मिले और अपनी आवाज, अपना हक के लिए जो लड़ाई आप लोगों को लड़नी है वो बड़ी मजबूती के साथ लड़नी है। और उसमें चाहे वो दिल्ली में कार्यक्रम होगा, और हम प्रयास कर रहे हैं कि एक कार्यक्रम हमारे जिला लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर एक अच्छा कार्यक्रम हम करेंगे, और वो सिर्फ युवाओं के लिए होगा। वहीं केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। हरजीत सिंह ग्रेवाल को अल्पसंख्यक आयोग की कमान सौंपी गई है। इकबाल सिंह लालपुरा की जगह हरजीत सिंह लेंगे, और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है किस तरीके से हरजीत सिंह की वो जगह लेने वाले हैं। नई नियुक्ति यहाँ पर की गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, अल्पसंख्यक आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त हुआ है। बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को अध्यक्ष घोषित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से हरजीत की नियुक्ति की गई है। इकबाल सिंह लालपुरा की जगह हरजीत सिंह लेंगे। केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा इसको लेकर ये आदेश भी सामने आ चुका है, उसकी कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग का नया चेयरमैन बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को चुना गया है। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की है, जिसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। इकबाल सिंह लालपुरा की जगह अब हरजीत सिंह लेंगे। उन्हें कमान सौंपी गई है, बड़ी जिम्मेदारी। अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किया गया है। बीजेपी नेता हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल, जिन्हें अध्यक्ष बनाने का ये फैसला हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इकबाल सिंह लालपुरा की जगह हरजीत सिंह को कमान सौंपी गई है, और ये आदेश की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं बीजेपी नेता हरजीत सिंह। राकेश छाबड़ा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, हरजीत सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है, अल्पसंख्यक आयोग का नया चेयरमैन उन्हें नियुक्त किया गया है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी और क्या उन्होंने कहा इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है, जो अभी नियुक्ति की गई है, इसको लेकर बीजेपी पंजाब में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशी देखी जा रही है। और आपको बता दें कि जैसे एक तरफ अगर देखा जाए तो जैसे एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आते हैं, और दूसरी तरफ जो है उनकी नियुक्ति होना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अगर हरजीत सिंह ग्रेवाल की बात करें तो ये आरएसएस के मेंबर भी रह चुके हैं, और आपको बता दें कि अलग अलग ओहदों पे ये अपनी जिम्मेदारी पहले भी अदा कर चुके हैं। और आपको बता दें कि पिछले 1 साल से इस डेजिग्नेशन के ऊपर ये सीट खाली थी। अभी 3 साल के लिए जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो अभी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो मुझे सीट दी गई है, इसके ऊपर मैं पूरी जिम्मेदारी और तनदेही से काम करूंगा। और आपको बता दें आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि 2027 के इलेक्शन है, तो उसको देखते हुए एक सिक्स चेहरा अनाउंस करना, बीजेपी अपने जो है जड़ें मजबूत करने की तैयारी कर रही है। तो अभी आगे देखना होगा कि बीजेपी और कौन से बड़े ऐलान कर सकती है और कौन कौन से ओहदे और बांट सकती है। जी, यानी इस नियुक्ति के जरिए भी चुनावी संदेश देने का प्रयास किया गया, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दें कि जैसे हरजीत सिंह ग्रेवाल एक सिख चेहरा है, तो दूसरी तरफ अगर जैसे पंजाब में किसान है या जाट है, उनकी जो पदवी है स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहीं ना कहीं ये एक इलेक्शन में बड़ा दाव हो सकता है। पर देखना होगा कि आने वाले दिनों में अभी बीजेपी और कौन से बड़े पत्ते खोलेगी, अभी देखना जरूरी होगा। हरजीत सिंह के समर्थकों की ओर से कैसा रिएक्शन आ रहा है उनकी नियुक्ति को लेकर?
जी आपको बता दें, अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी पंजाब है उनकी तरफ से जैसे हरजीत सिंह ग्रेवाल को अलग अलग अहदेदारों के फोन आ रहे हैं, बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। कहीं ना कहीं देखें तो बीजेपी का अपने वर्करों और वॉलंटियर्स चाहे वो कोई भी अहदे पे हो, सभी में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले 3 साल वो अब कैसे अदा करते हैं ये देखना होगा। लेकिन अगर उनका पिछला रिकॉर्ड देखें तो कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में वो अपनी पार्टी में कभी नहीं रहे और हमेशा से ही ईमानदारी से उन्होंने अपनी जो है ड्यूटी अदा की है। लेकिन अभी देखना होगा कि 2027 के इलेक्शन और एक बड़ी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो इसके ऊपर जरूर हमारी नजर रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, आम आदमी पार्टी के नेता बलतेज पन्नू ने पीएम मोदी के पंजाब दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। पन्नू के मुताबिक पीएम पंजाब के लोगों के सवालों का जवाब दिए बगैर और सिर्फ आरोप लगाकर वहां से चले गए। पन्नू ने कहा है कि पीएम ने 750 किसानों की मौत का भी कोई जवाब नहीं दिया, किसानों के एमएसपी का कोई जवाब नहीं मिला, करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने का कोई जवाब नहीं दिया, पंजाब के रोके गए फंड का भी कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। पंजाब के युवाओं को ब्लैकमेल करने और गैंगस्टर नेक्सस को बढ़ाने का काम भी डबल इंजन सरकार के समय में हुआ। ऐसे में बीजेपी किस मुंह से एक बार फिर पंजाब से मौका मांग रही है, उन्होंने सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। डबल इंजन सरकार ने 2007 से 2017 तक क्या किया, ये भी सवाल पूछा और कहा कि बीजेपी को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल पंजाब दे विच आए ते आके चले गए, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं दिता, महज झूठे इल्ज़ाम ला के आ कर रहे हो, आ कर रहे हो, इदां कर रहे हो, इदां कर रहे हो, इस तो बिना होर कुछ नहीं। 750 किसानां दी मौत का कोई जवाब नहीं दिता, किसानां दी MSP दे उत्ते कोई जवाब नहीं दिता, करतारपुर लांघे दे उत्ते कोई जवाब नहीं दिता। इधर पंजाब में कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने भी पीएम मोदी के बीते रोज हुए दौरे पर निशाना साधा है। मंत्री गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री का पंजाब में स्वागत है, लेकिन सबसे पहले केंद्र सरकार को पंजाब के रुके हुए पैसे जारी करने चाहिए। पीएम के कर्ज वाले बयान को लेकर भी उन्होंने पलटवार किया और कहा कि केंद्र सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उसने खुद कितना कर्ज लिया है। देखो, प्रधानमंत्री ने देश दे आए ने स्वागत है, पर पंजाब आउण तो पहला उन्हां नूं ये ऐलान करना चाहिए सी कि जिहड़े पैसे साडे रोके हुए है साडे पैसे रिलीज करन। हुण आ जिहड़ियां सौगातां दी गल कोई हरियाणे दी करी जांदे ने, कोई पंजाब दी, पहली गल तां कोई सौगात नहीं हुंदी। जे हुण मैं इत्थे आया, जे मैं सड़क बनाती ते मैं कहां सौगात देती, पैसा ते लोकां दा, असीं कहदे सौगातां दित्तियां ने। सो इह जे तां देखो राजनीति करन आए ने, वोटां की राजनीति लैण तां इत्थे कख नहीं है उन्हां लई। पंजाब दे लोग कदे बीजेपी नूं वोट नहीं पाउणगे, कदे इन्हां नूं मूँह नहीं लाउणगे। बाकी जे हुण अपनी देखदे हां जे क्या कुछ कह के जांदे ने, क्या कुछ करके जांदे ने। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आए सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने लगभग 3 बड़े लंगर लगाए हैं। इन जगहों पर हर दिन लगभग 4000 तीर्थयात्रियों को मुफ्त में खाना और उन्हें रहने की सुविधा दी जा रही है। श्रद्धालुओं की सेहत का ध्यान रखने के लिए लंगर में मेडिकल सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर सेवा करने वाले वॉलंटियर्स ने बताया कि इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद को खुशनसीब मानते हैं कि बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं की सेवा करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। यात्रा 2026 के लिए जो पंथा चौक श्रीनगर में जो लंगर कायम किया गया है, उसके एक अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो कितने श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुई है और कितने श्रद्धालु वहाँ पे आए हैं, कितने दिन वहाँ पे क़याम करते हैं और कितने दिनों के बाद वो फिर जो पवित्र गुफा की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रविंदर नागपाल, शादुल शहर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से हूँ। हमारा श्री अमरनाथ लंगर सेवा समिति का वहाँ पैंथा चौक पे बहुत विशाल लंगर लगा हुआ है। उसमें हम 50 आदमी की टीम वहाँ सेवा करते हैं और रोज़ाना वहाँ पे 2000 और 3000 के बीच में हमारे पास यात्री रुकते हैं। वहाँ हम सुबह उनको लंगर अपने नाश्ता वगैरह देते हैं, उसके बाद दोपहर को लंगर, उसके बाद फिर शाम को चाहें अब, और उसके बाद फिर रात को फिर लंगर और सारी।
चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।